तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में विभेद कैसे कर सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में आपको क्या करना है, विभेद करना है। मतलब लेबोरेटरी में आपको क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब दे दी और 3 सैंपल दे दिए ए, बी और सी, और आपको बताना है कि अब किस में प्राथमिक एमीन है, किस में द्वितीयक है और किस में तृतीयक एमीन है। तो आप पता करने के लिए एक तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा है कि आप तीनों में कार्बिल एमीन अभिक्रिया लगा लो, तो जो भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया में अरुचिकर गंध देगा, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं हम उसको, आइसोसाइनाइड बनने के कारण क्या होता है, अरुचिकर गंध आती है, तो वो क्या होगा, प्राथमिक अमीन। और दूसरा हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया थी जिसमें सरसों के तेल की गंध आ जाएगी, तो ये क्या होगा, प्राथमिक अमीन। तो प्राथमिक अमीन ही ये दोनों रिएक्शन देता है, बाकी दोनों अमीन नहीं दे सकते। तो इससे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से किस टेस्ट ट्यूब में प्राथमिक अमीन है। ठीक है, इसी तरह से HNO2 के साथ अभिक्रिया में भी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अमीन तो HNO2 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल और N2 गैस देते हैं, जबकि सेकेंडरी अमीन जो थे वो जब आप HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह का बना था, RNH2 सेकेंडरी अमीन थी, यहाँ पर एक और R हो जाएगा तो सेकेंडरी अमीन है। इसकी रिएक्शन जब हमने HNO2 के साथ करवाई थी तो HON डबल बॉन्ड O इस तरह का था, तो मैंने कहा था यहाँ एक ही H है तो ये OH बन जाएगा और ये NO इस पे अटैच हो जाता है, तो RNR और NO, मतलब आपके पास एक तरह की नाइट्रोसो अमीन मिल जाती है। जबकि टर्सरी अमीन में हमने देखा था कि वो क्या दे देती है, HNO2 के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो ये था HNO2 के साथ रिएक्शन से आप कैसे विभेद कर सकते हैं। इसी तरह से आप विभेद कर सकते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट अभिकर्मक है जिससे आप रिएक्शन करवाएंगे तो आप पता कर पाएंगे कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और साथ में आप एक्वस NaOH ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, मतलब आप तीनों में हिंसबर्ग अभिकर्मक डाल के देखेंगे, अगर मोनो एल्किल सल्फेनेमाइड बनता है तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी अमीन। अगर डाई एल्किल सल्फेनेमाइड बनता है इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी अमीन। और अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती है इसका मतलब है टर्सरी अमीन। तो यहाँ मैं रिएक्शन करके भी आपको बता देती हूँ, जैसे सपोज प्राइमरी अमीन है CH3 CH2 और NH2, और इसकी रिएक्शन अगर आप C6H5 S डबल बॉन्ड O और Cl यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवा रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या होता है कि ये प्राइमरी अमीन में H है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल जाते हैं, और ये N जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का। और क्योंकि ये सल्फर जो है ना, ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इससे देखो यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, तो सब सल्फर से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ये सल्फर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ, तो बनेगा क्या, देखो CH3 CH2 NH SO2, ठीक है, और C6H5 SO2 C6H5, तो इसको हम सल्फेनेमाइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो CONH2 होता है तो उसको हम अमाइड कहते हैं, यहाँ SO2NH है तो उसको हम क्या कहेंगे, सल्फानामाइड। तो यहाँ ये हो गया देखो N एथिल सल्फेनेमाइड, इसको हम कहेंगे तो बेंजीन सल्फेनेमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, N एल्किल बेंजीन सल्फेनेमाइड। ठीक है, सल्फेनेमाइड क्यों कह रहे हैं, देखो CONH ग्रुप होता है तो इसको हम अमाइड कहते हैं, और यहाँ पर SO2NH ग्रुप है तो इसको हम क्या कहेंगे, सल्फेनेमाइड। ठीक है, अब देखो सेम रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में केवल यहाँ H की जगह क्या होगा, एक और एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है,
तो यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, या अगर आप एथिली लें तो CH2CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमीन के साथ भी ये वाली रिएक्शन दे देगा, क्योंकि उसके पास भी क्या है, एक H है, तो ये H और Cl रिमूव हो जाएंगे और ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या बना, डाई एल्किल सल्फेनेमाइड। तो सेकेंडरी अमीन के साथ ये क्या देता है, डाई एल्किल सल्फेनेमाइड। प्राइमरी अमीन के साथ क्या दिया था इसने, मोनो एल्किल सल्फेनेमाइड। जबकि तृतीयक अमीन के साथ ये अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि तृतीयक अमीन में इस H की जगह भी क्या आ जाएगा, एक R ग्रुप आ जाएगा। तो अब H है ही नहीं, तो ये HCl रिमूव नहीं हो सकता और ये इससे ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये तृतीयक अमीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से आप प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में विभेद करवा सकते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करा के, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाकर। क्योंकि इस चैप्टर में हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं, तो एक और नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह अमीन के अलावा होता है नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो में क्या होता है, दो तरह के नाइट्रो यौगिक हो सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो वही होते हैं जब ये बेंजीन रिंग से अटैच है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। और एलिफेटिक, एलिफेटिक में क्या होगा, कोई एल्केन से अटैच होंगे, जैसे CH3 एक एल्केन थी और इसमें आपने क्या किया, एक H को हटाकर और उसकी जगह क्या लगा लिया, NO2, तो ये क्या हो गया एलिफेटिक। और वो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर आप क्या लगा लो, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो हमेशा पूर्व लग्न ही लगता है, कभी भी अनुलग्न नहीं लगता, क्योंकि नाइट्रो जो है वो हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही माना जाता है, ये कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखो दो कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन। ठीक है, अगर मैं CH3NO2 लिखती तो इसका नाम हो जाता नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाइट्रो हमेशा आगे लिखा जाएगा क्योंकि इसको हमेशा प्रतिस्थापी ही माना जाता है। तो ये तो हो गए एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक और ये हो गए एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। अब नाइट्रो ग्रुप का आपको स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O और O। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसने एक तो ये किससे अटैच होगा, CH3 या CH3CH2 या C6H5 यानी किसी भी R ग्रुप से। अब मैं CH3CH2 या C6H5 इनकी जगह क्या लिख दूं, अगर R। ठीक है, तो एक तो बॉन्ड इसने R यानी R ग्रुप के कार्बन के साथ बनाया होगा, बाकी के दो बॉन्ड इसने किसके बनाए, ऑक्सीजन के साथ। अब इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दान में दे दिया किसको, इस ऑक्सीजन को। तो इसके साथ इसने क्या बनाया है, एक उप सहसंयोजक बंध बनाया है, ये सहसंयोजक बंध है और ये उप सहसंयोजक बंध है। तो जब आप एरो का साइन नहीं बनाते हैं तब आप दाता पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, नाइट्रोजन, तो इस पर पॉजिटिव और ग्राही पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसे इसको उदासीन माना जाता है क्योंकि एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तो ये उदासीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है NO2 ग्रुप का, तो आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट है बनाने की विधियां, आप नाइट्रो यौगिकों को बना कैसे सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक बनाने के लिए तो आप HNO3 के साथ रिएक्ट करवा देंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी भी एल्केन की, जैसे आप मीथेन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की 673 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, ये एक H जो है वो बाहर निकल जाएगा OH। यहाँ से HNO3 का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसा होता है, एक तो OH, एक N डबल बॉन्ड O और एक O, मतलब ये तो देखो नाइट्रो ग्रुप हो गया और ये OH। HNO3 का स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है HNO3 की। ठीक है, NO2OH ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो CH4 है, ठीक है, यहाँ पर ये H और OH बाहर निकल जाएंगे और ये CH3NO2, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3NO2 नाइट्रोमेथेन।
इसी तरह से अगर आप मेथेन की जगह एथेन लेंगे तो नाइट्रोएथेन बनेगा, लेकिन अगर आप प्रोपेन लेंगे CH3 CH2 और CH3, अगर आप प्रोपेन लेते हैं और उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं 673 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको मिक्सचर मिलेगा नाइट्रो एल्केन का, आपको नाइट्रोमेथेन भी मिलेगी, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए अगर, तो आपको देखो इसमें सब मिलेगा, नाइट्रोमेथेन भी मिलेगी, सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। आपको नाइट्रोएथेन भी मिल सकती है इसमें, CH3 CH2 और NO2। आपको इसमें नॉर्मल अगर ये डायरेक्ट अटैच हो जाए तो CH3 CH2 CH2 और NO2, इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नंबर कार्बन पर अटैच है तो इसको आप क्या कहेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। इसी तरह से अगर ये 2 नंबर कार्बन पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा CH3 CH NO2 और CH3, तो ये हो गया आपका 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो आपको मिक्सचर मिलेगा, अगर आप प्रोपेन की रिएक्शन HNO3 से करा रहे हो तो आपको मिक्सचर मिलेंगे नाइट्रो एल्केन के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी ये जो होगा वो मुख्य उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनानी है प्रयोगशाला में, तो आप बेंजीन की रिएक्शन जो है वो किससे कराएंगे, नाइट्रिकारी मिश्रण से। ये भी आपने 11th में रिएक्शन पढ़ी थी। HNO3 सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, नाइट्रिकारक मिश्रण। और इसमें रिएक्शन जब आप कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती थी और बेंजीन पर NO2 अटैच हो जाता था, ये नाइट्रीकरण कहते थे इस रिएक्शन को। तो यहाँ बेंजीन पर क्या अटैच हो जाएगा NO2, तो बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं नाइट्रिकारी मिश्रण से इसकी रिएक्शन करवाकर। ये 333 केल्विन पर इसका ये रिएक्शन हो जाएगी और आपको बेंजीन से सीधा क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधियां। और भी है एक और मेथड जिसमें आप एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, ये हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में रिएक्शन पढ़ी थी। देखो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको कई ऐसी रिएक्शन होगी जो रिपीट होती जाएगी, तो इस तरह से भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर का कोर्स आपको साथ में करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जब रिएक्शन आती है तो आपको अपने आप से याद हो जाएगी कि किस में क्या था और कौन सी रिएक्शन रिपीट हो रही है। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर आप RCl की रिएक्शन AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्राइट, याद रखना आपको NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट कहते हैं, ऐसे अगर आप आयंस की बात करते हैं, और NO2 नेगेटिव को आप नाइट्राइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट है, इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो आपको क्या मिल जाता है RNO2 प्लस AgCl, ये Ag और Cl बाहर निकल जाएगा, RNO2 बन जाता है। एक रिएक्शन वहां इसके साथ ही हमने पढ़ी थी कि अगर आप RCl की रिएक्शन KNO2 से कराते हैं पोटेशियम नाइट्राइट से, तो आपको प्रोडक्ट R इस तरह से नहीं मिलता कि ये KCl बाहर निकल गया और RNO2, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है RONO। आपको तब इसको तो कहते हैं नाइट्रो एल्केन, जब ये NO2 ग्रुप जो है ना ये उभय तंतुक होता है, ये यहाँ पर दाता परमाणु 2 है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है एल्केन से और ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। तो डिपेंड करेगा, आपको ये याद रखना है AgNO2 के साथ तो ये नाइट्रो से अटैच होता है और नाइट्रो एल्केन बना देता है, इसको तो नाइट्रो एल्केन कहते हैं। और इसको कहते हैं यहाँ पर एल्केन नाइट्राइट हो गया, ये क्या हो गया, ये एल्केन नाइट्राइट। तो यहाँ तो नाइट्राइट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ नाइट्रो एल्केन का हुआ, यहाँ ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुई है और यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू। इसका रीजन ये है कि AgNO2 जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर और KNO2 दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो AgON डबल बॉन्ड O, और KNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है KON डबल बॉन्ड O, दोनों का ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये तो आयनिक यौगिक है और ये क्या है सहसंयोजक यौगिक है, और उस वजह से ही डिफरेंस है प्रोडक्ट में। आयनिक यौगिक जो है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप आयनिक यौगिक को किसी विलायक में घोलते हो, क्योंकि सारी रिएक्शन किसी विलायक में ही होती है,
ऐसा थोड़ा है कि सॉलिड दोनों पड़े हैं, मिक्स किए और हो गई रिएक्शन, नहीं, पहले आपको उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो किसी न किसी में घोलना पड़ता है, और जिसमें आप घोलते हो उसको विलायक कहते हैं। तो जब भी आप आयनिक यौगिक को किसी विलायक में घोलते हो तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, और किस में टूट जाता है, K पॉजिटिव में और NO2 नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्योंकि ये NO2 फ्री है और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अवेलेबल है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, R ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन जल्दी से क्या करता है, R ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, और इस केस में तो आपको RONO मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक सहसंयोजक यौगिक है AgNO2, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा, सहसंयोजक बंध बना हुआ है, और सहसंयोजक यौगिक पानी में घुलने पर इजीली अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये इजीली डिसोसिएबल नहीं होंगे, तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ Ag के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अवेलेबल है किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, R ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ तो R के साथ N अटैच हो जाता है और क्या बन जाता है, RNO2। जबकि यहाँ जो है ये आयनिक यौगिक होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए यहाँ RONO बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताओ और इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताओ, दोनों प्रोडक्ट अलग क्यों बने, इसका कारण बताओ। तो आपको कारण ये बताना है कि AgNO2 एक सहसंयोजक यौगिक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल है एल्केन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड तो किसके साथ बना हुआ है, सिल्वर के साथ बना हुआ है। तो यहाँ ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन जो है वो R ग्रुप से अटैच हो जाती है और RNO2 बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो एक आयनिक यौगिक है, और यहाँ आपको दोनों अवेलेबल होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है एल्केन के साथ, और आपको RONO मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा उत्पाद क्यों बना। तो यहाँ मुख्य उत्पाद तो नाइट्रोएल्केन बनेगा, साथ में कुछ RONO भी आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप एनिलीन से बनाना चाह रहे हो क्या, नाइट्रोबेंजीन, एक तो हमने बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाई, अगर आपको एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो आप पहले एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। हमेशा आपको एनिलीन से कुछ बनाना हो तो ये आसान तरीका होता है कि आप एनिलीन से पहले क्या बनाओ, इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl से करवा लो, तो HNO2 बन जाता है, इन दोनों का रिएक्शन से क्या बन जाता है, HNO2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके साथ, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर आप वापस NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में कराओ तो ये क्या होगा, N2 बाहर निकल जाएगा, NaCl रिएक्ट कर लेगा और NO2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो बेंजीन से क्या अटैच हो जाएगा, NO2, और साथ में क्या बन जाएगा, N2 प्लस NaCl। तो इस तरह से आपको एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी हमने हैलोजन में पढ़ी थी, हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़े थे तब, कि एनिलीन से जब आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, उसकी रिएक्शन अगर आप NaNO2 और कॉपर से कराओगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म, नाइट्रोएल्केन जो होती है वो रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध वाली होती है, जबकि अगर आप नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो ये हल्के पीले रंग की होती है और इसकी कड़वे बादाम जैसी गंध होती है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन की बात करो तो ये जल में अविलेय है, लेकिन अगर आप नाइट्रोएल्केन की बात करोगे तो वो जल में अल्प विलेय होगी, कुछ थोड़ी घुल जाएगी, बाकी ज्यादा नहीं घुलेगी, और ये तो बिल्कुल ही नहीं घुलेगी, ये अविलेय है। अगर आप क्वथनांक की बात करो तो संगत हाइड्रोकार्बन से इनके क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा, मतलब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का क्वथनांक ज्यादा होगा,
क्वथनांक में तो आपको याद ही रखना है, अगर किसी का अणुभार ज्यादा है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है।